हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो हमने यूकैरियोटिक सेल में देखा था कि एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो हमको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स में मिलती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल केवल और केवल बैक्टीरिया में मिलती है, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जितने होते हैं सारे के सारे पाए जाते हैं, ठीक। अब उसके अलावा देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, जो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वो नहीं पाई जाएगी, वो भी पाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो तुमको नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में राइबोसोम मिलेगा, सेंट्रोसोम मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा। न्यूक्लियोलस ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के भीतर होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के भीतर होता है, ठीक है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो हमारा वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक। डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक। और ये ये एक प्लांट सेल का एग्जांपल है। ये प्लांट सेल का फिगर है। कैसे पहचाना? क्योंकि सेंट्रल में आप देख रहे हो वैक्यूल है, सेंट्रल में आपको वैक्यूल दिखेगी, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ है, इधर देखोगे तो सेल वॉल है, और सेल वॉल के अलावा यहाँ पे आप देखोगे ये ओपनिंग है, इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक। जो एक सेल के कंपोनेंट को दूसरे सेल के कंपोनेंट में भेजने का काम करता है। खैर ये एनिमल सेल है। सेल मेम्ब्रेन हम लोग काफ़ी अच्छे से किए थे, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। तो सेल वॉल एक्चुअल में नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। खास बात यहाँ पे ध्यान रखो कि सेल वॉल जो है ना, सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के बारे में ध्यान रखना, नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं होता है। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा अभी बताते हैं, ठीक। ये तुमको मिलेगा आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल है, प्लांट की अगर कोई सेल है, ठीक है, प्लांट की सेल में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट की सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और बैक्टीरिया में याद होगा इसके बाहर भी एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कहीं ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर प्लांट सेल की बात करें तो आपको एक बाहर सेल वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ ये कवर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, फंजाई और प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा में मिलता है, जिसको चैप्टर नंबर 2 में हम लोग कवर करेंगे। इसका काम क्या होता है? शिफ्ट टू द सेल। यहाँ पे खास बात देखो, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब कठोर स्ट्रक्चर है, बदलेगी नहीं। अगर ये सेल वॉल ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगी, चाहे इसके भीतर से बाहर पानी जाए या पानी बाहर से भीतर आए, कुछ भी हो, लेकिन इसकी सेल की स्ट्रक्चर अगर ऐसी है तो ऐसी ही होगी। जैसे ह्यूमन बॉडी में फ्रेम कौन करता है? बोन्स करती हैं। बोन्स रिजिड स्ट्रक्चर होती है, तो बोन्स जैसी होती है वैसी ही होती हैं, वो हमारे बॉडी को शेप दे रही है। वैसे ही सेल वॉल क्या करती है? सेल को शेप देती है। ये पहला काम हो गया, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट ध्यान रखना। इसका दूसरा काम देखो क्या है? मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। अब सिंपल सी बात, मैकेनिकल डैमेज क्या हो? मैकेनिकल का मतलब होता है जैसे मान लो इस पे चोट कर दिया तुमने, सेल वॉल पे चोट कर दिया, तो ये सेल वॉल जो है ना वो डैमेज से बचाती है, क्योंकि भीतर जो सेल है, सेल को भीतर जो सेल है वो भीतर है, और बाहर अपने को क्या मिलता है? सेल वॉल मिलता है। और सेल वॉल क्या है? कठोर है, तो जो भी चोट होगा वो सेल वॉल झेलेगा। तो सेल को ये प्रोटेक्ट कर रहा है मैकेनिकल डैमेज से, ठीक। इसके अलावा इन्फेक्शन, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया आया, लेट सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया है और यहाँ पे ह्यूमन सेल है, तो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, तो लिविंग से जल्दी अफेक्ट होता है बैक्टीरिया। या लेट सपोज अगर वायरस की बात करें, तो वायरस तुमको पता ही है कि लिविंग ऑब्जेक्ट में जाएगा तो लिविंग की तरह बिहेव करेगा, नॉन लिविंग में नॉन लिविंग का। तो जब वायरस ऊपर जाता है तो पहले उसको सेल वॉल मिलती है, तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। तो वायरस इस पर भी चिपक जाता है, और वायरस भी क्या रहता है? नॉन लिविंग ही रहता है, इन्फेक्शन काज नहीं करता। लेकिन वही वायरस अगर जब ह्यूमन्स के भीतर आएगा तो वो क्या करेगा? सेल से इंटरेक्ट कर पाएगा। अगर ह्यूमन शरीर के भीतर चला गया, बॉडी के भीतर चला गया, तो और वो सेल से इंटरेक्ट कर लिया तो तुरंत लिविंग हो जाएगा और यहाँ इन्फेक्शन काज कर देगा, समझे? तो सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग होने की वजह से ये इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक।
नेक्स्ट है सेल टू सेल इंटरेक्शन। अब सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे होता है, तो देखो दो सेल वाल जो होते हैं ना उनके बीच में गैप होता है, दिखाते हैं। यहाँ पे था ना, देखो जैसे ये एक दूसरे सेल का सेल वाल है और ये एक दूसरे सेल का सेल वाल है, इनके बीच में देख रहे हो एक कनेक्शन है, यहाँ पे देख रहे हो एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम करता है। और किसके थ्रू होके जाता है, तो आंसर है सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। सेल वॉल के बीच बीच में ऐसे खाली जगह होती है जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है। ठीक। प्रोवाइड बैरियर, नेक्स्ट फंक्शन देखो क्या है, अनडिजायर मैक्रो मालिक्यूल। मैक्रो का मतलब यहाँ पे देखो दो वर्ड है, यहाँ मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और मालिक्यूल का मतलब तो मालिक्यूल है। तो अगर कोई बड़ा मालिक्यूल अगर जाने का काम कोशिश करेगा तो ये बैरियर प्रोवाइड करेगा। क्यों बैरियर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि देखो ये ओपनिंग जो होते हैं ना ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अगर यहाँ पे इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और ये यहाँ से क्रॉस करना चाहे तो नहीं क्रॉस कर सकता ना, क्योंकि जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, जो प्लाज्मोडेस्माटा के भीतर जो खाली जगह है वो बहुत कम है, बहुत छोटी है, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट में एल्गी भी आते हैं। देखो एल्गी इज ए पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तुम लोग 9th में पढ़े होगे, प्लांट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, इस बार पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो पहला ग्रुप होता है एल्गी का, तो यहाँ पे इसके सेल वाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चारों की सेल वाल सेम है, इन चारों की सेल वाल सेम है, बट एल्गी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान दो। एल्गी की जो सेल वाल होती है वो देखो किस किस से बनती है, सेलुलोज से, गैलेक्टन से, मैनन्स से और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गल सेल वाल किसकी मिलके बनी होती है, ठीक है। तो एल्गल सेल वाल, ये चारों वर्ड याद रखना, सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। लेकिन अदर प्लांट्स का मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी जो सेल वाल बनती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। तो एल्गल सेल वाल बनती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि दूसरे प्लांट की जो सेल वाल बनती है वो बनती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट ने पूछ रखा है, मे बी रिपीट भी कर सकता है, बट ये अभी नहीं पूछा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है। तो अगर एक ऑप्शन दे दिया सेलुलोज फिर मज़े हैं, लेकिन इस तरह के भी ऑप्शन आते हैं कि पहला ऑप्शन दे दिया सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन दे दिया सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, तीसरा ऑप्शन दे दिया सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन और चौथा ऑप्शन दे दिया सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन। तो उस केस में चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चारों चीज़ों का ध्यान रखो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो यंग प्लांट सेल होती है, जो छोटे पौधे होते हैं, यंग का मतलब यहाँ छोटे से नए से, नए जो पौधे की सेल होती है उनके पास दो सेल वाल नहीं होती, एक ही सेल वाल होती है और उस सेल वाल को हम लोग प्राइमरी सेल वाल बोलते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं, यंग सेल होती है, उनमें यंग मतलब नई नई जो सेल बनती है उनमें केवल एक ही सेल वाल होती है, उसको हम लोग प्राइमरी सेल वाल बोलते हैं। और इसके अंदर कैपेसिटी होती है ग्रोथ करने की। लेकिन जब वो सेल और ज़्यादा ओल्ड एज होती है तब उसमें एक सेकेंडरी सेल वाल का भी फार्मेशन होता है। मतलब प्लांट सेल में दो सेल वाल मिलेंगे, एक प्राइमरी सेल वाल, एक सेकेंडरी सेल वाल। कौन से सेल में, जो पुराने हो गए। जो नए सेल हैं उसमें केवल और केवल प्राइमरी सेल वाल मिलेगा, ठीक। अब ये जो सेकेंडरी सेल वाल बनती है इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये अंदर बनती है टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल। क्या मतलब, बताते हैं। जैसे ये प्लांट की सेल है तो ये इसकी प्राइमरी सेल वाल है, ठीक। नया सेल है तो इसमें प्राइमरी सेल वाल रहेगी, फिर इस प्राइमरी सेल वाल से एक दूसरी सेल वाल जनरेट होती है, ये प्राइमरी सेल से ही जनरेट होती है। और ये जो दूसरी सेल वाल जो जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वाल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वाल।
तो अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है, भीतर, और प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है, बाहर। और प्राइमरी सेल वॉल से ही सेकेंडरी सेल वॉल को मतलब डेराइव होती है, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल से डेराइव होती है। इनके जो सेल वॉल होते हैं ना, उनके बीच में मिडिल लैमेली पाई जाती है। एक मिनट बताते हैं कहाँ होती है। ये देखो, ये एक प्लांट की सेल वॉल है, एक प्लांट सेल की सेल वॉल है, और ये दूसरे प्लांट सेल की सेल वॉल है। इनके बीच में कुछ खाली जगह होता है, ये मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके नहीं होते, बीच में जो खाली जगह होता है इसको भरा जाता है। ये एक केमिकल से भरा होता है, जिस केमिकल को हम बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट। क्या पाया जाता है बाबू, कैल्शियम पैक्टेट। तो जो मिडिल लैमेली होती है, तो मिडिल लैमेली क्या होती है, दो प्लांट सेल की सेल वॉल के बीच का जो जगह होती है उसको हम मिडिल लैमेली बोलते हैं। और वो जो जगह होती है उस जगह में एक लेयर बनती है, वो लेयर मिडिल लैमेली है, ठीक है। और वो लेयर मेनली किसकी बनती है, कैल्शियम पैक्टेट की। अब कैल्शियम पैक्टेट से फ़ायदा क्या है, अब देखो कैल्शियम है तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, सेल वॉल भी रिजिड स्ट्रक्चर, और यहाँ हमने मिडिल लैमेला भी रिजिड स्ट्रक्चर बना दी। इसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये एक ग्लू का काम करती है, नेबरिंग सेल टुगेदर, दोनों सेल को जोड़े रखती है, ठीक। जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला होते हैं मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडायस्मेटा। देखो सेल वॉल और मिडिल लैमेला, इन दोनों के बीच में से गुजर जाता है कौन, प्लाज्मोडायस्मेटा। क्या होता है, ये खाली जगह होती है। इससे क्या फ़ायदा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी चीज़ का आना जाना होगा तो वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं कि प्लांट जो यंग प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, जब वो ओल्ड होंगे तब उनमें सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, ठीक है। और दो सेल के सेल वॉल के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें एक लेयर बनती है, और वो लेयर बनती है कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी बनती है, कैल्शियम पैक्टेट की, मेनली कैल्शियम पैक्टेट, और भी चीज़ें होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। इनके बीच में जो खाली जगह बनाता है कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, पहली चीज़ तो ये कि इसकी खोज किसने की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये आपको पता करना है, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखो इसमें नेटवर्क या रेटिनाकुलम होता है जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये आउटर मेम्ब्रेन है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। ये जो इनर लेयर होती है ये न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस ये है, इसकी जो इनर लेयर होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और आउटर लेयर क्या करती है, आगे जाती है और एक तरह की ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है। देख रहे हो, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है, और ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है, जगह जगह फैली हुई होती है, ठीक है, स्कैटर्ड होती है ऐसे। और फिर ये न्यूक्लियस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन से बनता है, आउटर मेम्ब्रेन से बनता है, ठीक। तो इसमें देखो ये एक नेटवर्क बना रहा है या रेटिकुलम बना रहा है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, और ये साइटोप्लाज्म में फैली हुई दिखेंगे। इससे क्या होगा कि इसने ये जो साइटोप्लाज्म है इसको दो हिस्से में डिवाइड किया। एक तो देखो जो इसके बीच में यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म का हिस्सा मिलेगा आपको, और एक बाहर मिलेगा।
तो जो अंदर की ओर जो हिस्सा मिलता है इनसाइड द ईआर उसको हम लोग ल्यूमिनल बोलते हैं, और जो बाहर मिलता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। भीतर वाले को ल्यूमिनल बोलेंगे और बाहर वाले को हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। अब ईआर को देखोगे तो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलती। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होता है, जिनके पास राइबोसोम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये सरफेस रफ हो जाएगी। जैसे ये स्मूथ सरफेस है, इस पे दाने दाने राइबोसोम आ गए तो ये सरफेस रफ हो जाती है। तो राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिस पे राइबोसोम अब्सेंट होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है, जैसे इसको देखो, इस पे राइबोसोम अब्सेंट है तो इसकी सरफेस नोटिस कर रहे हो, ये देखो स्मूथ सरफेस है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अब्सेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ध्यान रखना, देखो राइबोसोम तुम्हें पता ही है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो RER पे राइबोसोम है तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो बॉडी में मैक्सिमम जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनती है, मैक्सिमम कहाँ बनती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसलिए RER को बोल सकते हो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री। SER की बात करें तो ये बनाता है स्टेरॉयड का सिंथेसिस करता है। अब स्टेरॉयड क्या होते हैं, बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए बस याद कर लो कि स्टेरॉयड और यहाँ लिपिड भी ऐड कर लो। स्टेरॉयड और लिपिड का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाल्जी बॉडी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? गाल्जी बॉडी की या गाल्जी अपैरेटस की, ठीक है। गाल्जी अपैरेटस की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी जो नाम पड़ा हुआ है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक। तो आओ गाल्जी बॉडी को देखते हैं। ये देखो, ये है एक्चुअल में गाल्जी बॉडी, ठीक। अब ये जो गाल्जी बॉडी है, यहाँ पे हमारा मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में मिलता है गाल्जी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है हमारा गाल्जी बॉडी, उसके बाद इधर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वाला फेज जो होता है, ये वाला सिस्टर नहीं, देखो ये देखो, तुम सिस और ट्रांस पढ़े होगे। देखो ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग सिस बोलते हैं, और एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ ऐसी स्ट्रक्चर हो तो क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो ये कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन रही होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेज। और ये वाला देखो थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, मतलब इस तरह का बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेज। तो गाल्जी बॉडी में देखोगे तो गाल्जी बॉडी में आपको बहुत सारी फ्लैट, यहाँ बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सैग देखने को मिलेंगे। उस सैग को हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं कंसेंट्रिक मैनर में न्यूक्लियस के पास में। न्यूक्लियस के पास में जो होता है उसको कन्वेक्स बोलते हैं, और न्यूक्लियस से दूर जो होता है उसको कॉन्केव बोलते हैं। एक मिनट अभी बताते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर न्यूक्लियस होगा, तो ये वाला, ये जो सिस वाला फेज है ना, थोड़ा सा देखो ऐसे जो होता है उसको कन्वेक्स बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर फिजिक्स में पढ़े ही होगे। तो ये जो सिस वाला है, देखो सिस वाला फेज है वो थोड़ा थोड़ा कन्वेक्स से मिलता है, तो इसको सिस फेज को ही हम लोग कन्वेक्स फेज भी बोलते हैं। और ये जो ट्रांस फेज है ना, ये वाला ऐसे देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉनकेव से मिल रहा है, कॉनकेव मिरर से स्ट्रक्चर मिल रही है, तो इसको हम लोग कॉनकेव फेज भी बोलते हैं। तो सिस फेज को हम लोग कन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस की ओर होता है।
ट्रांस फेज को हम लोग कॉन्केव फेज भी बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस फेज होता है, अब ये करता क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपने को पता है प्रोटीन बनेगी, लिपिड बनेगा, प्रोटीन RER पे बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड बनेगा, स्टेरॉइड बनेगा, ये बनेगा कहाँ पे, SER पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक। तो अब यहाँ पे जो लिपिड और प्रोटीन बनता है ये सिस फेज से इंटर करता है, इसलिए सिस फेज को हम लोग एक तीसरा नाम भी देते हैं फॉर्मिंग फेज, और ये ट्रांस फेज से बाहर आता है, इसलिए ट्रांस फेज का एक दूसरा नाम होता है मैच्योरिंग फेज, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इस फेज से प्रोटीन इंटर करेगा और ट्रांस फेज से उसको पैक करके निकाल दिया जाएगा बाहर। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है पैकेजिंग, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कहीं पे बनते हैं तो उसको पैकेजिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गाल्जी बॉडी की होती है। पैकेजिंग के अलावा ये टेम्परेरी स्टोरेज का भी काम करता है, कुछ टाइम के लिए चीज़ों को स्टोर कर सकता है, बट इट्स अ टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक। गाल्जी अपैरेटस जो होता है वो क्लोज एसोसिएशन में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बता ही दिया क्यों होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंस आएगा उसका पैकेजिंग इसको करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस होता है। अगर वो प्रोटीन पूछे, प्रोटीन का सिंथेसिस पूछे, लिपिड का सिंथेसिस पूछे, तो आंसर होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, स्टेरॉइड की सिंथेसिस, इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर ग्लाइकोप्रोटीन बोल दे, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आई और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है, अरे ग्लाइको का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड में अगर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कौन करता है, तो आंसर है गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या करता है कि जो प्रोटीन होती है या लिपिड होता है उसको उसमें ऐड करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। किसको ऐड करता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो प्रोटीन में जब ऐड होता है तो ये बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड में जब ये ऐड होता है तब बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, गाल्जी बॉडी। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कौन करता है, गाल्जी बॉडी। पैकेजिंग कौन करता है, पैकिंग ऑफ सब्सटेंस कौन करता है, गाल्जी बॉडी। पैकिंग के अलावा टेम्परेरी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। इसके अलावा स्टोर करने के बाद कुछ टाइम बाद सिक्रीशन का भी काम करता है। अब यहाँ पे खास बात ध्यान रखना कि जो सेल्स सिक्रेटरी नेचर की होंगी, जो सेल्स सिक्रेट करेंगी, जैसे हमारे माउथ में तुमको पता है सलाइवा का सिक्रेशन होता है। सलाइवा कहाँ से आता है, सलेवरी ग्लैंड से आता है। तो अब जो सलेवरी ग्लैंड के भीतर वाली जो सेल होगी उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो बनेगा, लेकिन उसको सिक्रेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, गाल्जी बॉडी। तो जो सेल सिक्रेटरी नेचर की होंगी उसमें गाल्जी बॉडी ज़्यादा होगी। अगर कोई सिक्रेटरी नेचर की सेल है, सिक्रेटरी नेचर की सेल है, तो उसमें गाल्जी बॉडी नॉर्मल गाल्जी बॉडी से ज़्यादा होंगी, उसमें ज़्यादा गाल्जी बॉडी पाई जाएंगी। किस लिए, सिक्रीशन कराने के लिए। तो जो स्पेसिफिक फंक्शन जो सेल का परफॉर्म करेगी उसमें वो वाले पार्ट्स बढ़ जाते हैं, उसमें वो वाले पार्ट्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये हो गया गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी का फंक्शन ध्यान रहेगा, किसने खोजा, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। चलो आगे, लाइसोसोम की खोज किसने की, ये भी आपका होमवर्क है। लाइसोसोम की खोज किसने की, ये आपका होमवर्क है, आप पता करके आना, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगा। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। अब यार ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं लिखना था, यहाँ पे इसको ये लिखना था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। लाइसोसोम पे कितनी मेम्ब्रेन होती है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, हाँ। बनता कहाँ पे है बताते हैं। लाइसोसोम के भीतर पहले समझो होता क्या है।
लाइसोसोम के भीतर जो होता है ना, इसमें होते हैं एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स। और कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक। अभी हाइड्रोलिटिक का मतलब समझाता हूँ, पहले एंजाइम समझ लो। देखो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एक बात तुमको दिमाग में घुसा लो, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम। एक को छोड़ के, किसको? राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक, अब प्रोटीन कहाँ बनेगा? बता दो, बता दो, प्रोटीन कहाँ बनेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो प्रोटीन बनाया कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको पैकिंग कौन करेगा? पैकिंग, सिक्रेशन, टेम्परेरी स्टोरेज, ये सब फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का। तो इसकी पैकिंग कौन करता है? गोल्जी बॉडी। बनाता कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये बनते हैं पैकेजिंग से। किस में? गाल्जी अपरेटस में। गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस में जब पैकिंग होती है तब जाके हमारा कौन बनता है? लाइसोसोम बनता है। ठीक, अब लाइसोसोम के भीतर होता क्या है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। एंजाइम ठीक है, एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम क्या होता है? डाइजेशन कराना, बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटा करना। लेकिन एक बात ध्यान दो, यही ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो वाटर को जोड़ के ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंस का। जैसे अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है लिपिड में वाटर ऐड करेगा और लिपिड को दो भाग में तोड़ देगा। प्रोटीएजेज प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो वाटर के मदद से सब्सटेंस को तोड़ते हैं, ठीक है, या डाइजेस्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेट, यानी लिपिड का भी के तोड़ देंगे, प्रोटीन को भी तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देंगे। इसमें खास करके ये ध्यान रखना, ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं। बेसिक पीएच पे लाइसोसोम काम नहीं करता, लाइसोसोम के एंजाइम्स काम नहीं करते हैं। ठीक, और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड डाइजेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनमें न्यूक्लियोजेज भी होता है। तो क्या जानने को मिला? लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक, लाइसोसोम की खोज किसने की ये आपको पता करना है। बनती कैसे है? गाल्जी बॉडी के पैकेजिंग से बनती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये एंजाइम किस पीएच पे ज़्यादा अच्छा काम करता है? आंसर है एसिटिक पीएच पे। एसिटिक पीएच का मतलब पीएच इज लेस देन 7। ठीक, इतनी चीज़ें आप लाइसोसोम के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है वैक्यूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी है? वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ मिले? अरे यार, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये तो कॉमन बात है। देखो जितने भी सेल ऑर्गेनेली होती है ना, आप कहोगे सर कैसे पहचाने सेल ऑर्गेनेली है? अरे यार, सेल ऑर्गेनेली पहचानने है ना, सेल में देखो, सुनो, सेल मेम्ब्रेन छोड़ दो, न्यूक्लियस छोड़ दो, क्रोमेटिन फाइबर छोड़ दो, बाकी सब सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं सबके सब साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, किसको छोड़ के? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ठीक, तो वैक्यूल जो होता है सेल ऑर्गेनेली है तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। वैक्यूल 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 के चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। वैक्यूल पहले बता चुका हूँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लेकिन खास बात है इसके वैक्यूल में क्या? इसके मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। तो सूरज पश्चिम से भी उग जाए, लेकिन ये ना भूलना कि वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसका नाम टोनोप्लास्ट होता है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट होता है। ठीक, प्लांट सेल में अगर देखोगे ना, कहाँ देखोगे? प्लांट सेल में, तो वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल का कवर करती है। दिखाते हैं, ये है हमारा प्लांट सेल। तो ये है हमारे प्लांट सेल में वैक्यूल। तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो खाली जगह होती है, और इसमें देखोगे ना तो जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है, 90% वाटर यहीं पे आकर रहता है। तो 90% वाटर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो प्लांट को एक्सक्रीट करने हैं। जैसे देखोगे ना प्लांट से गोंद निकलता है, वो प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ये सब कहाँ स्टोर होते हैं?
ये सब के सब स्टोर होते हैं कहाँ पे, वैक्यूल में। कहाँ पे स्टोर होंगे, वैक्यूल में। अब पता ही होगा कि प्लांट सेल में अच्छा होता है, ह्यूमन सेल में ये बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें तुमको वाटर मिलेगा, सैप मिलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेगा, और भी कोई मटेरियल जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं वो यहाँ पे रख देता है, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% वॉल्यूम सेल का प्लांट सेल अकेला कैरी करता है, ठीक। इसके अलावा दो मेन बात, और एक बात और याद रखना, अमीबा में कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है। व्हाट द मीन ऑफ कंट्रक्टाइल वैक्यूल, क्या करता है यार ये। जैसे ये अमीबा है तो अमीबा के भीतर ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल रहेगा। तो अगर मान लो अमीबा के भीतर वाटर जा रहा है तो ये सारा का सारा वाटर किस में चला जाएगा, वैक्यूल में चला जाएगा। और मान लो अमीबा को कोई भी चीज़ एक्सक्रीट करनी है तो वो किसकी मदद से करेगा, वैक्यूल की मदद से। तो अमीबा में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा मेंटेन होता है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल अमीबा में एक्सक्रीशन भी कराती है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकलवाती है कौन, वैक्यूल, और ऑस्मो रेगुलेशन कराती है। जबकि कुछ सेल जैसे प्रोटिस्टा में देखोगे ना, तो प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल बनता है। प्रोटिस्टा में क्या बनता है, फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं, खाने को इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में। यह देखो 10th में था, जो लोग पढ़े हो ठीक है, अच्छी बात, नहीं पढ़े तो बता देंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी जो दूसरी सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर देना और इसको भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू।